नेशनल इनकम और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसको इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जैसे नेशनल इनकम क्या है, इंपॉर्टेंस उसका, और कुछ कॉन्सेप्ट जो रिलेटेड है नेशनल इनकम से जो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो वो डिस्कस करेंगे हम लोग। और बाकी ये सारी चीज़ें जो फिलहाल अभी आपको दिखता है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। ओके, सो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करते हुए, जो बहुत लोग शुरुआत को बहुत लंबा कर देते हैं, तो यार मैं नहीं करना चाहता, पता नहीं आपको और लगता होगा या क्या लगता होगा, बट चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। समझो नेशनल इनकम क्या होता है, क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज नेशनल इनकम, सो आपको सिंपल ये कहना है कि नेशनल इनकम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर दैट मेजर्स टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर ओवर विच टाइम फ्रेम, ओवर अ गिवन टाइम फ्रेम और यूजुअली 1 ईयर। सो जिस भी इकोनॉमिक इंडिकेटर के थ्रू हम गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई है किसी भी कंट्री के भीतर एक साल में, एक ईयर में, उसके इकोनॉमिक वैल्यू को, उसके टोटल वैल्यू को जिस इंडिकेटर के द्वारा हम मेजर करते हैं उसको कहा जाता है नेशनल इनकम। और जनरली जो है वो एक्सप्रेस करते हैं हम लोग नेशनल इनकम को जीडीपी के थ्रू और जीएनआई के थ्रू, ग्रॉस नेशनल इनकम और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसी के थ्रू हम लोग जनरली जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली नेशनल इनकम को। ठीक है, और ये एग्रीगेट करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है एग्रीगेट इनकम बेसिकली किसी भी इकोनॉमी में, किसी इंडिविजुअल के द्वारा, बिजनेसेस के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, ये सारी चीज़ें, चाहे वो प्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा ये इनकम अर्न किए जाएं, इन्वेस्टमेंट के थ्रू अर्न किए जाएं, ट्रेड के थ्रू अर्न किए जाएं, मतलब जो भी तरीके हो सकते हैं इनकम को अर्न करने के, उसके थ्रू जो भी इनकम अर्न किया गया इंडिविजुअल के थ्रू, बिजनेसेस के थ्रू और गवर्नमेंट के थ्रू, या मतलब इनके द्वारा बेसिकली, तो वो सब इनकम को एग्रीगेट करके बोलेंगे कि दिस इज द नेशनल इनकम। अभी क्या है अभी और समझेंगे, अभी आपको यहाँ तक नहीं रुकना है, बस आपको एक आइडिया ले लेना है कि क्या है नेशनल इनकम क्या है। तो एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो मेजर करता है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ओके, यहां तक क्लियर है। मूव करते हैं, अब समझते हैं कि वाई दिस नेशनल इनकम इज सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट होने के पीछे कुछ कुछ रीजन है। पहला रीजन क्या है कि दिस इज अ इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। किसी भी कंट्री, किसी भी इकोनॉमी का जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है नेशनल इनकम का डेटा उस कंट्री का। सो ये जो नेशनल इनकम है वो एक बेंचमार्क प्रोवाइड करता है फॉर इवेल्युएटिंग अ कंट्रीज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ओवर टाइम, यानी कि समय के साथ वो कंट्री ग्रो कर रहा है, समय के साथ उसकी ग्रोथ डिक्लाइन हो रही है, ये कौन बताता है? आपका नेशनल इनकम। जैसे अगर किसी कंट्री का नेशनल इनकम जैसे जीडीपी या फिर ये सारी चीजें जब इंक्रीज हो रही होती है तो हम कहते हैं कि कंट्री जो है वो या फिर इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है। जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो यानी कि जॉब ज्यादा क्रिएट होंगे, मतलब और पहले से ज्यादा जॉब क्रिएट होगा। जब पहले से ज्यादा जॉब क्रिएट होंगी तो लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आएगा, इनकम आएगा, तो उनके जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, उसके हायर होने के जो चांसेस है, पोटेंशियल है, वो बढ़ जाता है। तो यानी कि पहला इंपॉर्टेंस क्या हुआ कि ये इंडिकेटर है किसी भी कंट्री या इकोनॉमी के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का। दूसरा क्या इंपॉर्टेंस है कि ये बेसिस है किसी भी कंट्री या इकोनॉमी के पॉलिसी मेकिंग का, यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है, नेशनल इनकम के डेटा को यूज करती है जब वो या तो फिस्कल पॉलिसी बना रही होती है, जब वो मॉनेटरी पॉलिसी बना रही होती है। ये आपका नेशनल इनकम का डेटा निकालेगी, यानी कि जीडीपी से रिलेटेड जो भी है डेटा निकालेगी, और वो पहले देखेगी कि ये जो हमारी इकोनॉमी है, हमारी जो कंट्री है, वो उसके क्या साइंस है, क्या वो स्टैग्नेंट है, क्या वो डिक्लाइन कर रहा है, उसका जो ग्रोथ है। इसके बाद जो है पॉलिसी मेकर्स जो है वो आपके पॉलिसी को जो है वो उस तरह से वो सेव करते हैं, उसको डायरेक्शन देते हैं। और गेटिंग माय पॉइंट, सपोज करो कि किसी कंट्री की इकोनॉमी जो है स्टैग्नेंट है या फिर वो डिक्लाइन हो रही है, तो कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है वो? फिर वो डिसाइड करेंगे जो पॉलिसी मेकर होंगे कि चलो कुछ टैक्स रिड्यूस कर देते हैं, कुछ पब्लिक स्पेंडिंग जो है इंक्रीज कर देते हैं। जब टैक्स रिड्यूस होगा तो लोगों के पास, जैसे इनकम आपका किसी का 1 लाख रुपया था, अब गवर्नमेंट उस पर 10 या 20 हज़ार रुपये टैक्स ले लेती थी, तो 80,000 बचता होगा उसको। अब क्या है कि गवर्नमेंट बोलेगी चलो 20% टैक्स ना लेकर के हम 10% टैक्स लेंगे, तो अब इसको 90,000 रुपये बच रहा होगा, यानी कि 10,000 रुपये एक्स्ट्रा। तो अब 10,000 वापस से क्या करेगा? इकोनॉमी में स्पेंड करेगा, ये मतलब कुछ चीज़ें खरीदेगा, जिससे क्या होगा कि और ऐसे ऐसे बहुत लोग होंगे, तो पैसा वापस से क्या होगा कि परचेजिंग में आएगा, इकोनॉमी में आएगा, पैसा घूमना शुरू होगा, तो इकोनॉमी थोड़ी सी इंप्रूव होगी। उसी तरह से गवर्नमेंट क्या कर सकती है? स्कीम के थ्रू, इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू जो है वो इंक्रीज कर सकती है पब्लिक स्पेंडिंग, यानी कि पैसा जो है इकोनॉमी में डाल सकती है, चाहे वो रोड्स बना करके डाल सकती है, चाहे वो लोगों को किसी स्कीम के थ्रू पैसा देना शुरू कर दे डायरेक्ट। इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा इसमें आपको टेक्निकली डिस्कस नहीं करूंगा, हम लोग नेशनल इनकम डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइन हो रही थी, मतलब कि आपका जो घट रहा था, ग्रोथ ऊपर नीचे कभी भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है,
निगेटिव हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा सा स्टिमुलेट होगी, बढ़ेगी। ओके, तो ये बेसिस है, इसका डेटा जो है वो इंपॉर्टेंट है पॉलिसी मेकिंग के लिए। पॉलिसी मेकर इसको देखते हैं पॉलिसी बनाते वक्त। तीसरा क्या है, ये फैसिलिटेट्स करता है इंटरनेशनल कंपैरिजंस को, यानी कि दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारी इकोनॉमी है, तो कौन इकोनॉमी क्या कर रही है, कैसा जो है काम कर रही है, उन इकोनॉमी के बीच अगर कंपैरिजन करना है कि कौन अच्छा कौन बुरा परफॉर्म कर रही है, तो आपको फिगर्स चाहिए। किसके फिगर्स चाहिए? नेशनल इनकम के फिगर्स चाहिए। और यही जो है वो इनेबल कर पाता है इसी का डेटा कि कौन सी कंट्री जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। जैसे क्या है कि अगर आप जीडीपी डेटा को एनालाइज करें, किसी कंट्री का पर कैपिटा इनकम को एनालाइज करें, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस कंट्री का जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, कौन इकोनॉमिकली ज़्यादा एफिशिएंट है, ओवरऑल डेवलपमैंट जो है किस कंट्री का हो रहा है ज़्यादा, किसका। जैसे अब किसी का 7% जीडीपी ग्रोथ है, किसी का 2% है, तो हम बोलेंगे कि अच्छा इसका ज़्यादा रफ्तार से ग्रो कर रहा है, ये कम है। किसी का क्या है कि आप देखेंगे पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका क्या है जीडीपी कम है। जैसे लग्जमबर्ग, जीडीपी इंडिया की बहुत ज़्यादा है, सेकेंड ये थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी ये इंडिया, बट क्या है कि लग्जमबर्ग जीडीपी में बहुत छोटा है, लेकिन जब आप उसका पर कैपिटा इनकम देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि वो डेवलप्ड कंट्रीज में है। तो सिर्फ जीडीपी से भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते, पर कैपिटा इनकम से लगा सकते हो। मतलब आपको मैं बता रहा हूं कि इस तरह के डेटा का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो नेशनल इनकम से हम किसी भी कंट्री को अगर कंपैरिजन करना हो उसके इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का, तो हम लोग इसका यूज करते हैं, इसके डेटा का। फिर ये इन्फॉर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में जो है वो मदद करता है। इन्फॉर्म डिसीजन का मतलब क्या है कि आपको चीजें पता हो और उसके बेसिस पे आप डिसीजन लो। तो जब भी कोई बाहर का जो इन्वेस्टर है, मान लो कि अमेरिका का कोई इन्वेस्टर है या सिंगापुर का इन्वेस्टर है, यूरोपियन इन्वेस्टर है, वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, या वो कहीं इंडियन इन्वेस्टर भी कहीं बाहर इन्वेस्ट करना चाहता है किसी कंट्री में, तो इन्वेस्टर और बिजनेसेस क्या करते हैं इन्वेस्ट करने से पहले? वो डेटा निकालते हैं नेशनल इनकम का। वो देखेंगे कि कैसा इकोनॉमी परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद जो है वो अपना डिसीजन लेंगे कि वहां इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे कोई अगर नेशनल इनकम बढ़ रहा है किसी कंट्री का, ग्रो कर रहा है वो, तो ये सिग्नल देता है कि इकोनॉमी जो है वो स्टेबल है और कंडीशन जो है वो फेवरेबल है वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए। उसी तरीके से कोई अगर इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही है तो वो इंडिकेट करता है कि हो सकता है यहाँ पे कि अनसर्टेनिटी हो इकोनॉमी का, या फिर रिस्की हो सकता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, तो वो लोग हो सकता है इन्वेस्टमेंट वहां पे ना करें। यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ये अफेक्ट करता है, और ये अफेक्ट करता है कि किसी भी कंट्री में एफडीआई कितना आएगा, एफपीआई कितना आएगा, इन्वेस्टमेंट कितना, बाहर की कंपनियां कितनी आएगी। ये सारी चीजों में ये डेटा बहुत अहम रोल जो है वो निभाता है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। अब कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, ये सब जो है नेशनल इनकम के कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। पहले उसको हम लोग बारी बारी से समझ लेते हैं, बहुत शॉर्ट में देखेंगे, ब्रीफ में देखेंगे, ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे। अच्छा, इन सब कॉन्सेप्ट के बारे में एक वीडियो में डिटेल में बना लेकर के आऊँगा कि जैसे जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, ये सब तो भी मैं बता दूंगा आपको, इतना बता दूंगा कि काम बन जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन फिर भी जैसे जीडीपी आप देखेंगे कहीं कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये क्या होता है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस एट फैक्टर कॉस्ट, बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है। बहुत डिटेल में एक वीडियो हम लोग इस पे लेके आएंगे। फिलहाल समझते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, जैसे जीडीपी है, एनडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है, और एक मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था जीएनआई, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, जीडीपी से शुरू करते हैं, इसी से सारा कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। तो जैसे नेशनल इनकम था उसी तरीके से जीडीपी है। जीडीपी क्या है? नेशनल इनकम का ही एक मेजर एक तरह से है, मतलब रिफ्लेक्ट करते हैं, नेशनल इनकम को रिफ्लेक्ट करते हैं इसके थ्रू। तो जीडीपी क्या है? जीडीपी इज अ टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर ओवर वही है कि स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये 1 ईयर होता है, जनरली ये 1 ईयर होता है, ये चेंज भी कर सकता है इकोनॉमी टू इकोनॉमी। इंडिया में ये 1 ईयर है। तो जीडीपी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि जितने भी 2-3 कीवर्ड याद रखना है। फाइनल गुड्स, सबसे पहले फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये जो आपको फाइनल वर्ड दिख रहा है, इंटरमीडिएट की बात नहीं करेंगे, फाइनल की। क्या इंटरमीडिएट एंड फाइनल होता है भी देखेंगे हम लोग। फाइनल गुड्स का मतलब है जैसे क्या है ना कि अभी एक स्टील बनी, तो स्टील फाइनल गुड्स भी हो सकता है इंटरमीडिएट, मतलब लेकिन स्टील इंटरमीडिएट गुड्स है। तो स्टील से हो सकता है कार बन जाए, सपोज करो स्टील अगर फाइनली कहीं इस्तेमाल कर लिया गया तो वो भी फाइनल गुड्स हो सकती है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं हो सकता है, बट मान लो स्टील पहले बना, फिर स्टील जो है इससे कार बन जाए, तो इस मामले में स्टील जो है इंटरमीडिएट गुड्स होगी और कार जो होगा वो फाइनल गुड होगा। फाइनल गुड्स का मतलब है कि रेडी टू कंजप्शन, उसको डायरेक्टली जो है कंज्यूमर कंज्यूम कर सके, ये होता है फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हो, सर्विसेज मतलब जैसे डॉक्टर से आप सर्विस लेते हो, टीचर से आप सर्विस लेते हो, वो आपको प्रोडक्ट नहीं दे रहा, सर्विस दे रहा है अपने, तो वो सर्विसेज होगी। वो तो सर्विस प्रोड्यूस ही कर रहा है ना डॉक्टर, एक तरह से टीचर अपने सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है। तो किसी भी इकोनॉमी में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होगी उस कंट्री के बॉर्डर के भीतर, उस कंट्री के बॉर्डर में के भीतर होना चाहिए, उसी बाउंड्री में, यानी इंडिया के भीतर ही होना चाहिए, इंडिया के बाहर नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, तभी इंडिया के जीडीपी में शामिल होगा। स्पेसिफिक है कि 1 ईयर के पीरियड में, ये आपको याद रखना है। और उसका जो मार्केट वैल्यू होगा, ये जो 1 साल के
पीरियड में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आपका प्रोड्यूस हुआ है फाइनल, उसका अगर हम मॉनेटरी वैल्यू निकाल दें, मार्केट वैल्यू निकाल दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज इंडिकेटर है आपका नेशनल इनकम का या फिर किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का। बेसिकली किसी भी इकोनॉमिक आप कंट्री के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को आप चेक करना चाहेंगे तो पहला जो जबान पे जो आता है कि उसका जीडीपी का ग्रोथ कितना है, आप ये देखेंगे जीडीपी का साइज कितना है, आप वो देखते हैं, ये सारी चीजें। अब इसी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हैं। अब है जीडीपी, ये हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, यानी कि ये जो ग्रॉस है ये नेट हो गया। तो देखो मैं आपको एक हैक बताता हूं, जब भी ग्रॉस से नेट होना तो उसमें हमेशा डिप्रिसिएशन माइनस कर देना, आमतौर पे यही होता है। तो ये जो जीडीपी था उसमें अगर हम डिप्रिसिएशन को माइनस करें तो हमें मिलता है आपका एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये डिप्रिसिएशन क्या है? देखो क्या है कि इकोनॉमी में जितने भी कैपिटल गुड्स होंगे, दो प्रकार के गुड्स होते हैं, एक तो कैपिटल गुड्स, एक कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का मतलब जो भी चीज़ें आपने अपने मतलब कंजप्शन के लिए ली, जैसे बिस्किट खरीदा, ब्रेड खरीदा, आपने तेल खरीदा, सब ये सारी चीज़ें आपने इस्तेमाल करने के लिए खरीदा, उससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपने खरीदा, आपने पैसे दिए, आपने उसका इस्तेमाल किया। कुछ गुड्स आप खरीदेंगे कि उससे फर्दर प्रोडक्शन हो पाए, उससे फर्दर जो है प्रॉफिट जनरेट हो पाए। सपोज क्या किया कि आपने अब तेल नहीं खरीद करके तेल बनाने वाली एक मशीन खरीद ली। अब वो क्या करती है कि सरसों का तेल बनाती है, तो आपको उससे हो सकता है उससे आपका बिजनेस जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। आपने एक प्रिंटिंग मशीन खरीद ली बड़ा सा, आपने एक उसका एक शॉप खोल दिया, तो ये जो प्रिंटिंग मशीन हो गई वो क्या है? कैपिटल गुड्स है। तो जितनी भी कैपिटल गुड्स हैं इकोनॉमी में, वो जब आप खरीदते, जैसे आपने किसी ने ट्रक खरीद लिया और वो उसको चलाने लगा, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस कोई करता है, उसने ट्रक खरीदा, तो ट्रक उसके लिए कैपिटल गुड्स हो गई। यानी वैसे सारे गुड्स जो आप प्रॉफिट जनरेट करने के पर्पज से खरीदते हो, कि ठीक है, उसको कैपिटल गुड्स बोलते हैं। तो सपोज करो आपने ये ट्रक खरीदा, तो मान लो 1 करोड़ रुपए में खरीदा आपने ये ट्रक, तो क्या 1 साल के बाद भी वो वैल्यू 1 करोड़ रहेगी उस ट्रक की? नहीं, घट जाएगी। हो सकता है उसकी वैल्यू 80 लाख हो जाए, फिर जैसे जैसे पुराना होगा उसकी वैल्यू घटती जाएगी। तो ये जो समय के साथ पुराना होता है कोई चीज, कोई कैपिटल गुड जब पुराना हो रहा है, उसमें टूट फूट आ रहा है, उसमें जो वियर एंड टीयर हो रहा है, उसके कारण समय के साथ जो वैल्यू उसमें जो घटती है उसकी वैल्यू, उसी को बोलते हैं डिप्रिसिएशन। उसके वैल्यू में जो गिरावट आ रही है वो डिप्रिसिएशन है। यानी कि इकोनॉमी में जो भी आपके कैपिटल गुड्स होंगे उसमें जो डिप्रिसिएशन हुआ है, उसकी वैल्यू में जो गिरावट हुई है, उसको माइनस कर दो आप जीडीपी से, जीडीपी में माइनस कर दो सारे डिप्रिसिएशन को, तो आपको मिलेगा क्या? एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला कॉन्सेप्ट है जीएनपी। अब जीडीपी था ये अब हो गया जीएनपी। क्या बदला? ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कि डोमेस्टिक बन गया अब नेशनल। ठीक है, तो जब भी देखो इसका भी हैक बताता हूँ, जब डी से आपका बीच में एन हो जाए, यानी डोमेस्टिक से नेशनल हो जाए, तो हमेशा जो है सिटीजनशिप का मुद्दा आ जाता है या नेशनैलिटी का मुद्दा आ जाता है। डोमेस्टिक जब होगा तो बाउंड्री का मुद्दा आएगा। यहाँ पे देखा आपने कि उस कंट्री के बॉर्डर के भीतर ही प्रोडक्शन हो, तभी वो जीडीपी में काउंट होगा। यहाँ पे क्या होगा कि उस कंट्री के नेशनल्स करेंगे, जहां भी कर ले दुनिया में, बाउंड्री का रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। दुनिया में अगर अमेरिका में भी इंडियन नेशनल के लोग, मतलब भारतीय मूल या फिर मूल नहीं, भारतीय सिटीजन आप समझ लो, सिंपल सा चीज, तो भारतीय सिटीजन जहां भी दुनिया में प्रोडक्शन करेंगे या फिर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, इनकम जनरेट करेंगे, वो सब आपका इंडिया के जीएनपी में जो है वो काउंट होगा। तो होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, समझो। एक मिनट लूंगा, मैं आपका क्लियर करता हूँ। सपोज करो कि ये जो जीडीपी आपने समझ लिया कि जीडीपी का मतलब क्या हुआ कि इंडिया की बाउंड्री में जो भी चीजें प्रोड्यूस हुई, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई 1 साल के भीतर, उसका हमने फाइनल मॉनेटरी वैल्यू निकाल दिया, उसको हमने कहा क्या? जीडीपी। अब इंडिया के भीतर क्या है ना कि ये जो बहुत सारी जो कंपनियां होगी वो प्रोड्यूस कर रही होगी, बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, उनको इनकम हो रहा होगा, वो प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो क्या सारी कंपनियां इंडियन है? ये सारी जो कंपनियां इंडियन है? नहीं। एप्पल देखो यूएसए की कंपनी है, सैमसंग कोरिया की कंपनी है, सुजुकी जापान की कंपनी है, वीवो, रेडमी, ये सब क्या है? चाइना की कंपनी है। तो ये जब चाइना की कंपनी आई, ये जो ओप्पो हो गया, एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, सुजुकी हो गया, ये जब इंडिया के बाउंड्री के भीतर जब कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी, तो वो इंडिया के जीडीपी में तो काउंट होगा, लेकिन वो इंडिया के जीएनपी में काउंट होगा? नो, क्योंकि वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, वो इंडिया की कंपनी नहीं है। जीडीपी में, जीएनपी में काउंट होने के लिए नेशनल, यानी कि उसकी नागरिकता होनी चाहिए, इंडिया के पास सिटीजनशिप होना चाहिए, या फिर इंडिया में वो कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। या तो अगर कोई इंडिविजुअल की बात कर रहे हो तो इंडियन नेशनल होना चाहिए, या तो किसी कंपनी की बात कर रहे हो तो वो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड होना चाहिए। बट एप्पल यूएसए में रजिस्टर्ड है, सैमसंग कोरिया की है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो कंपनी, बाहरी जो कंपनियां होगी, फॉरेनर जो कंपनियां होगी और बाहरी जितने भी लोग होंगे, उनके जितने इनकम होंगे उसको क्या कर देंगे? हम माइनस करेंगे। एक टर्म दिया जाएगा यहाँ पे, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें क्या करना है आपको कि जो फॉरेनर होंगे उनके इनकम को हम माइनस कर देंगे, उन सारी कंपनियों के इनकम को माइनस करेंगे। और एक सवाल मैं आपको पूछता हूं, उसको प्लस करना है क्या? कि
अब नेशनल की बात हो रही है तो इंडियन नेशनल सिर्फ इंडिया में ही है, या इंडियन सिटीजन सिर्फ इंडिया में रहकर प्रोड्यूस कर रहे हैं? नहीं, यूएसए में है, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो पूरी दुनिया में जहां जहां इंडियन सिटीजन होंगे, इंडियन नेशनल होंगे, उनकी जो भी इनकम होगी पूरी दुनिया में वो ला करके इसमें ऐड कर देना है। यानी कि हमने क्या किया कि जीडीपी में, या फिर पहले आप एनआईए निकाल लो, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये कैसे निकलेगा कि इनकम अर्न बाय नेशनल अब्रॉड, यानी कि जितने भी इंडियन सिटीजन थे उन्होंने दुनिया में जहां भी पैसा कमाया बाहर, इंडिया के बाहर, उसको क्या करके लाओ, इसको प्लस करो जीडीपी में। पहले इसको माइनस ही कर लो, ठीक है, प्लस डायरेक्ट भी प्लस कर सकते हो। और जितने भी लोग फॉरेनर हैं इंडिया में, फॉरेनर जो डोमेस्टिकली यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, उसको क्या करो आप माइनस करो। क्लियर? फिर से बताऊं एक बार चलो फिर से बता रहा हूँ। देखो, जो भी चीजें हैं, जो बाहरी लोग हैं, ये आपका जो इंडियन लोग थे पहले, उसका क्या करना है, पहले उसका जितना उन लोगों ने कमाया बाहर में, उसको क्या करो, एक फिगर लेके आओ। मान लो कि 100 रुपये सबने मिलकर कमाए या $100 बिलियन कमाए, और इंडिया में जो ये कंपनियां थी, बाहरी कंपनियां, उसने क्या किया कि $80 बिलियन कमाए, और वो वापस अपने अपने कंट्रीज में लेके जाएगी। तो हमने क्या किया कि जितने लोग इंडियन थे जिन्होंने बाहर कमाया, उसमें से जो फॉरेन कंपनियां, फॉरेनर जो कमाया इंडिया में, उसको माइनस कर दिया, बचा यहाँ पे $20 बिलियन। इसको जीडीपी में ऐड कर देंगे, ये आपका बन जाएगा जीएनपी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे मुद्दा क्या है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज देखेंगे, नेशनैलिटी देखेंगे कि क्या इंडियन व्यक्ति है, हाँ है तो जीडीपी में ऐड करो। क्या इंडियन व्यक्ति नहीं है, चाहे वो कहीं का, मतलब इंडिया में अगर वो कर भी रहा हो, तो उसको जीडीपी से निकाल देंगे, उसको माइनस कर देंगे। ये चीज है, तो जीएनपी हो गया ये। अब है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो यही देखो, अब यहाँ पे जीएनपी सिर्फ जी से सिर्फ एन हो गया यहाँ पे, यानी कि ग्रॉस से नेट हो गया, बाकी तो नेशनल प्रोडक्ट ही है। तो जैसे ही नेट हो आपका जी से, आपको क्या करना है, डिप्रिसिएशन माइनस कर देना है। यानी कि जीएनपी में जो भी आपका कैपिटल गुड्स होगा, उसमें जो डिप्रिसिएशन आ रहा होगा, जैसे हमने आपका जीडीपी में माइनस किया था तो एनडीपी मिला था, उसी तरीके से जीएनपी में अगर डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आपका एनएनपी मिलेगा। क्लियर है ये चीज? उसी तरीके से अब एक और कॉन्सेप्ट है, क्योंकि फर्स्ट स्लाइड में था इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ग्रॉस नेशनल इनकम, ये कुछ नहीं है, ये आपको जैसे नेशनल लगा हुआ है, तो जैसे मैंने आपको जीएनपी बताया उसी तरीके से ये भी है। आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं पढ़ देता हूं। ये जीएनआई जो है, ग्रॉस नेशनल इनकम, ये क्या करता है, ये मेजर करता है टोटल इनकम, किसके इनकम को, अर्न बाय कंट्रीज रेसिडेंस, इंडियन रेसिडेंस, ठीक है, इंडियन जितने रेसिडेंस है उन्होंने जो इनकम अर्न किया, रिगार्डलेस वेयर द इनकम इज जनरेटेड, मतलब कहीं भी दुनिया में जो जनरेट किया हो। अगर रेसिडेंस इंडियन है, ठीक है, इंडियन रेसिडेंस है, वो इंडियन रेसिडेंस का कुछ डेफिनेशन होता है, कुछ क्राइटेरिया होता है कि 180 डेज या 200 डेज अगर कोई व्यक्ति इंडिया में रुकता है तो उसको इंडियन रेसिडेंस जो है वो कंसिडर किया जाता है। आप देख लेना गूगल करके, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी इंडियन रेसिडेंस जो कोई इनकम जनरेट कर रहा हो, चाहे दुनिया में कहीं भी जनरेट कर रहा हो, उसको क्या करना है, हमें जीडीपी में जोड़ना है। और कोई जो बाहर यहाँ का, मतलब कि हम लोग जो पे कर रहे हैं किसी भी बाहरी रेसिडेंस को पैसा, उसको क्या करना है, उसमें माइनस कर देना है। तो उससे एक टर्म निकल के आ जाएगा, नेट प्राइमरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट प्राइमरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, वही चीज है कि आपको क्या करना है कि जितने भी रेसिडेंस थे बाहर से जो पैसा अर्न किया उसको लाओ, यहाँ पे लिखो, और जितने भी हमने पैसे दिए बाहरी नेशनल्स, यानी कि इनकम पेड अब्रॉड, उसको माइनस कर दो, तो बन जाएगा आपका नेट प्राइमरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बाकी ये दोनों आप पढ़ोगे, जैसे क्या है कि नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है कि हमने जो रिसीव किया बाहर के कंट्री से पैसा, और इनकम पेड अब्रॉड क्या है कि हमने पे किया जो बाहर की कंट्री को पैसा, यानी नॉन रेसिडेंस को पैसा, उसको एडजस्ट करो, एक दूसरे से माइनस करो, और बाकी जो बच जाए, अगर वो पॉजिटिव में आ रहा है तो जोड़ दो, माइनस में आ रहा है तो भी जोड़ दो, ठीक है, माइनस प्लस माइनस तो कुछ भी हो सकता है। ये है, इसको जीडीपी में आपको जोड़ देना है, तो आपको मिल जाएगा क्या, ग्रॉस नेशनल इनकम। ओके, तो हमने ये सारे कॉन्सेप्ट देख लिए। अब देखेंगे कि कैलकुलेशन देखेंगे, क्या क्या मेथड्स हैं कैलकुलेट करने के, क्या क्या मेथड्स हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के। तो ये बेसिकली ये 3 मेजर्स हैं, आपका जीवीए मेथड जिसको प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, मेथड्स टू मेजर नेशनल इनकम। यही घुमा के वही, मतलब कि वापस से वही चीज कह रहा है कि 3 प्राइमरी अप्रोचेस हैं किसको, नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए, आपका प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ये जो है वो अलग अलग पर्सपेक्टिव जो है वो प्रोवाइड करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के, ठीक है, ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विद इन अ नेशन। मतलब ये अलग अलग सबके पर्सपेक्टिव है देखने के। कोई प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से देख रहा है, उसको ऐड करने पे आप देखो प्रोडक्शन मेथड से में आपको मिल जाएगा नेशनल इनकम। कोई इनकम को ऐड करके देख रहा है, कोई एक्सपेंडिचर के पर्सपेक्टिव से देख रहा है। कैसे हो रहा है अभी देख रहे हैं हम लोग आगे। ये देखो, सबसे पहला देखते हैं हम लोग प्रोडक्शन मेथड कि क्या होता है। इसको वैल्यू एडेड या फिर जीवीए मेथड भी बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड अप्रोच। इसमें क्या होता है कि जो अभी पीछे डिस्कस किया कि टोटल वैल्यू
किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की, जो प्रोड्यूस की गई है किसी भी इकोनॉमी में, उस टोटल वैल्यू को अगर हम ऐड कर दें, उसको सम कर दें, तो क्या होगा? वो आपको मिल जाएगा प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम का डेटा। लेकिन इसमें कैच है, इसमें कैच है कि वो सारे डेटा को, मतलब जैसे क्या है ना कि अगर कहीं पे 2 लाख करोड़ हुआ, कहीं पे 3 लाख करोड़ हुआ, कहीं पे 5 लाख करोड़, इसको ऐड नहीं करेंगे ऐसे। अगर इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 + 3 कितना हो गया? 5, 10 हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें कैच है, इसमें हम वैल्यू एडिशन को ऐड करते हैं। क्या होता है अभी अगले स्लाइड में पता चल जाएगा आपको, पूरा एक एक कैलकुलेशन दिखाऊंगा आपको करके। तो इतना आपको याद रखना है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं कंट्री में, उसमें जो हर स्टेज पे जो उसमें वैल्यू ऐड होता जाएगा, ये भी अगले स्लाइड में आपको ये क्लियर हो जाएगा, बस अभी सुन लो बस, ठीक है। जितने भी वैल्यू एडिशन होंगे ईच स्टेज के प्रोडक्ट, मतलब हर प्रोडक्शन के स्टेज पे उस वैल्यू एडिशन को हम लोग ऐड करेंगे। या फिर एक इसमें ये भी तरीका है कि जितना भी फाइनल गुड्स की वैल्यू है वो भी अगर आप ऐड कर दोगे तो भी वो माना जाएगा, नहीं तो आप वैल्यू एडिशन ऐड करोगे। दोनों सेम आता है, दोनों का अभी देखेंगे हम लोग आगे। तो ये सारी चीजें, और ये जो वैल्यू एडिशन की जाती है ये अवॉइड करने के लिए की जाती है डबल काउंटिंग को। डबल काउंटिंग कैसे होती है अभी देखेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स की डबल काउंटिंग हो जाती है जब हम ये आपका प्रोडक्शन मेथड में ऐड करते हैं बिना वैल्यू एडिशन को ऐड किए। तो अगर डायरेक्टली हम फिगर को ऐड कर देंगे इस तरह से तो ठीक है। तो फार्मूला इसका क्या है कि ग्रॉस वैल्यू आउटपुट जो है उसमें माइनस कर दो आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन। देखो कैसे होता है, समझो इस चीज को। सपोज करो कि इकोनॉमी में ब्रेड बना, इकोनॉमी में ब्रेड बनता है, इकोनॉमी में कार बन सकता है, इकोनॉमी में कुछ भी बन सकता है, बिस्किट बन सकता है। तो यहाँ पे ब्रेड का एग्जाम्पल लेते हैं। ब्रेड बनाने के लिए क्या क्या उसका प्रोडक्शन का प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले ब्रेड के लिए क्या चाहिए होगा? वीट। तो सपोज करो किसी किसान ने वीट उगाया और उसको बेच दिया किसी मिल वाले को, कितने रुपए में? 10 रुपए। ध्यान रखना। तो अब ये 10 रुपया क्या हो गया? ये प्रोड्यूस हुआ वीट और 10 रुपया इसका इकोनॉमी में ऐड हो जाएगा, ठीक है, नेशनल इनकम में ऐड होगा। ये 10 रुपया याद रख। फिर जब ये मिलर था उसने जो गेहूं खरीदा ये 10 रुपये में, उसने क्या किया कि इसमें कुछ वैल्यू एडिशन करेगा वो, और फिर क्या वैल्यू एडिशन करेगा? इसको पीस देगा, ग्राइंड करेगा। ये जो मिलर था उस वीट को ग्राइंड करके इसको फ्लोर में कन्वर्ट कर देगा, आटे में कन्वर्ट कर देगा, और इस आटे को बेच देगा किसको? एक बेकरी वाले को बेच देगा। कितने रुपए में? 30 रुपए में। कितना वैल्यू ऐड हुआ इस पे? 10 की वैल्यू पहले थी उसकी, उस गेहूं की वैल्यू थी 30, हो गया इस पे 20 वैल्यू ऐड होगा। उसके बाद ये मतलब अभी देखते जाओ, ठीक है। तो 10 रुपए में इसने बेचा, इसने उसको पीस करके 30 रुपए में बेच दिया। अब ये बेकरी वाला क्या करेगा कि सब ब्रेड बनाएगा इस आटे का, और जब ब्रेड बनाएगा तो ये ब्रेड बना करके ये कंज्यूमर्स को सेल करेगा 50 रुपए में। तो क्या हो सकता है कि लोग क्या कर सकते हैं, जिनको नहीं पता होगा जीवीए वाला कॉन्सेप्ट, तो वो क्या करेंगे कि प्रोडक्शन हुआ 10 रुपया, 30 रुपया और 50 रुपये इन्होंने ऐड कर दिया सीधे कि प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम निकल जाएगा। कितना आ गया आप देखो? 90 रुपीज। क्या ये सही है? नहीं। इसमें दिक्कत क्या है कि ये जो 10 रुपया है, ये जो 10 रुपये की वैल्यू थी, इस 30 रुपये में भी ये 10 रुपया शामिल है। ये जो वैल्यू कैरी फॉरवर्ड हुई है, यानी कि यहाँ पे ये जो 10 रुपया है 30 रुपये में भी शामिल होगी, ये 10 रुपया 50 रुपये में भी शामिल है। फिर ये जो 30 रुपया है वो इस 50, देखो क्या है ना कि जब फार्मर ने बेचा तो 10 रुपए की वैल्यू तो ऑलरेडी क्रिएट हो गई। अब जब इस पे 10 रुपए के बाद 20 रुपए की वैल्यू ऐड की गई, तभी तो 30 बना, 30 में बेच दिया। उसके बाद इस पे 20 रुपए की वैल्यू और ऐड हुई, फिर 50 रुपए, मतलब कि जब आटा बना तो उस पे 20 की वैल्यू ऐड हुई, फिर जब आटे से ब्रेड बना तो उस पे 20 की वैल्यू ऐड हुई, तो आपका 50 का 1 का वैल्यू हुआ। इसी को वैल्यू एडिशन मेथड बोलते हैं। नहीं समझ में आया, एक बार आप गूगल भी कर लोगे या एक बार इसको और देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू एडिशन का सिंपल मतलब है कि जितनी भी हर प्रोडक्शन के प्रोसेस में हर स्टेज पे, पहला स्टेज क्या था? गेहूं उगा। दूसरा स्टेज क्या है कि गेहूं से आटा बना। तो इस स्टेज पे कितनी की वैल्यू एडिशन हुई? 20 रुपए की। टोटल कितना? 30 रुपए में बिका। फिर इस आटे से क्या हुआ? ब्रेड बना, तो बिका 50 रुपए में, यानी कि 30 तो पहले ही था उसका वैल्यू। तो अब इसमें कितनी वैल्यू एड हुई? 20 रुपए की। ये होता है वैल्यू एडिशन। स्टेप बाय स्टेप देखो कैलकुलेशन करते हैं। वैल्यू एड किया फार्मर ने कितना? 10 रुपए का, क्योंकि पहली बार हुआ। फिर क्या किया कि मिलर ने उस पर 20 रुपए, मतलब कि 30 में जितना फाइनल गुड्स का है और पहले जो इंटरमीडिएट गुड्स, देखो यही होता है वैल्यू एडिशन का मतलब। जो फाइनल गुड्स है उसमें इंटरमीडिएट गुड घटा दो। तो मिलर के लिए फाइनल गुड हो गया ना वो आटा, अब उससे कुछ बना रहा है वो, या फिर मान लो इंटरमीडिएट गुड भी है, तो इस वाले में उसके लिए फाइनल थोड़ा सा कंसीडर करेगा यहाँ पे। तो 30 में से 20 ये 10 माइनस करोगे तो ये 20 निकल जाएगा। फिर इसने 50 में ये फाइनल गुड हो गया, तो आप क्या करोगे कि ये 50 से माइनस करोगे, ये आपका कितना? 20, ये 30 वाला इंटरमीडिएट गुड जो था वो आपको निकल जाएगा। लेमन में आपको बता रहा हूँ, ये 20 रुपये निकल जाएगा। सिंपल सा चीज है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले हम हर स्टेज में जो वैल्यू एडिशन हुआ था उसको निकालेंगे। ये 10 रुपया था, फिर ये यहाँ पे 20 रुपये ऐड हुआ, ठीक है, तब ये 30 में बना। फिर आपने क्या किया कि 50 रुपये में बेचा और 30 रुपये में पहले खरीदा था, तो 30 माइनस किया तो 20 रुपये यहाँ पे वैल्यू ऐड हुआ। अब क्या करेंगे? इस 10 को, 20 को और ये 20 को जोड़ेंगे तो ये 50 आए। तो या तो आप ऐसे करके निकाल लो, जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, या तो आप सीधे जो फाइनल गुड, देखो 50 में तो उसने बेचा ही, तो 50 ही कंसीडर कर लो फिर सीधे, वो भी हो सकता है एक तरीका। उसमें कुछ त्रुटि आ सकती है आपको, बट ये वैल्यू एडिशन मेथड ही यूज किया जाता है। तो ये आपका वैल्यू एडिशन है, यानी कि 50 रुपये टोटल
इकोनॉमी में नेशनल इनकम जो है वो क्रिएट हुआ। नेशनल इनकम की वैल्यू यहाँ पे टोटल कितनी होगी, 50 रुपए। ये तरीका है आपका वैल्यू एडेड अप्रोच कहते हैं इसको, या फिर प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, तो प्रोडक्शन मेथड हुआ। दूसरा है इनकम मेथड। ये क्या होता है, एक तरीका मतलब कि नेशनल इनकम को काउंट करने का ये भी है कि आप जितनी इनकम जनरेट हो रही है कितने इकोनॉमी में, उन सबको ऐड कर दो। तो इसमें क्या किया जाता है, बेसिकली आपको देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने पढ़ाया था। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 2 वीडियो में डिस्कस किया गया। एक तो डेडिकेटेड वीडियो है इस पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर ऑफ इनकम पे, वो आप जाकर के एक बार देखो, हो सकता है आपको समझने में यहाँ पे दिक्कत हो, हालांकि समझा दूंगा मैं यहाँ पे भी, लेकिन वो देख लोगे तो क्लैरिटी आ जाएगी बिल्कुल अच्छे से। होता क्या है कि आपका इस अप्रोच में कि जितनी भी इनकम अर्न की गई है किसके थ्रू, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है कि किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी चीजें चाहिए उसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। यानी कि वो जो ब्रेड बनाने के लिए चीजें जो चाहिए होगी उसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे। तो जब भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को प्रोड्यूस करने में, किसको प्रोड्यूस करने में, गुड्स एंड सर्विसेज को जब भी प्रोड्यूस की जाएगी तो उसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल होगा। तो इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और ये फैक्टर प्रोडक्शन है क्या, ये है लैंड, कैपिटल, लेबर, कैपिटल, लैंड और इंटरप्रेन्योरशिप। मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, जैसे ये ब्रेड की फैक्ट्री बनी होगी ना, देखो यार बार बार वो बताना पड़ता है ना, फिर देखो फिर इसी से वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। चलो देखो बताता हूँ जिनके बारे में, जिनके लिए ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल नया है उनको बता देता हूँ। ये जो ब्रेड बना ना, तो ब्रेड कहाँ पे बना, वो बेकर ने कहाँ पे बनाया ब्रेड, फैक्ट्री में बनाया होगा। तो फैक्ट्री के लिए लैंड चाहिए होगी पहले, तो लैंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया। फिर फैक्ट्री उस पर एस्टेब्लिश हो गई, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। ये ब्रेड बनने के लिए कुछ मशीन, ओवन वगैरह चाहिए होगा। तो ये जो मशीन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैपिटल हो गया, तो कैपिटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया। फिर उसमें 2-3 कुछ लोग काम कर रहे होंगे तो वो लेबर हो गए, तो लेबर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया। लेबर चाहिए उसके लिए ब्रेड बनाने के लिए, चाहे वो खुद एज अ लेबर काम करे जो बेकर होगा, या कुछ 3-4 लोगों को और रखे, वो भी लेबर हुआ। अब फिर चूंकि बेकर खुद बेचारा ये सारी चीजें अरेंज कर रहा है तो वो बिजनेसमैन भी है, वो एंटरप्रेन्योर भी है, तो एंटरप्रेन्योरशिप फैक्टर प्रोडक्शन हो गया। अब ये जब सारी चीजें आई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, चारों चीजें लगी, तो बदले में क्या हुआ कि इसने कुछ प्राइसेस पे किए, इसके बदले में कुछ मॉनेटरी कंपनसेशन दिया गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में। जैसे अगर लैंड लिया किसी से लीज पे, जिसका लैंड होगा, जिस पे वो फैक्ट्री होगी, उसको क्या मिल रहा होगा, उसको आपका क्या मिल रहा होगा, उसको रेंट मिल रहा होगा। तो रेंट फैक्टर ऑफ इनकम हो जाएगा। तो यानी कि फैक्टर ऑफ इनकम का मतलब क्या है कि लोगों को किस तरीके से इनकम आ सकता है, तो रेंट से आ सकता है इनकम। जिसके मकान होंगे उसको रेंट से आएगा, जिसकी जमीन होगी, जिसपे कुछ लीज वीज होगी, उस जमीन पे फैक्ट्री वैक्ट्री लगा होगा, उसका रेंट से आ रहा होगा। फिर ये जो लेबर था, उस पर लेबर ने काम किया, उसको क्या मिली, सैलरी मिली। यानी कि सैलरी से आपका इनकम आ सकता है लोगों की इकोनॉमी में। फिर ये जो कैपिटल जिसने लगाया होगा, चाहे वो लोन लेके लगाया हो, कुछ भी लगाया हो, तो लोन लेके अगर कैपिटल को इकट्ठा किया होगा, मशीनें खरीदोगे उससे, तो कैपिटल पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि आप इंटरेस्ट से पैसा कमा सकते हो। इनकम कैसे कैसे हो सकता है। फिर अगर जिसने ये जो खुद जो बेकर होगा, वो खुद बिजनेसमैन है, खुद इन्वेस्टर, मतलब वो एंटरप्रेन्योर है, तो उसको फाइनली क्या मिलेगा, उसको प्रॉफिट मिलेगा। ब्रेड बेच के जो प्रॉफिट होगा वो उसका होगा, तो प्रॉफिट से इनकम जो है वो जनरेट हो सकता है। यानी कि इकोनॉमी में जो इनकम जनरेट, मतलब लोगों के पास इनकम, जो जैसे बोला कि इनकम को जोड़ देंगे इस मेथड में, तो जितना इनकम आएगा जोड़ने के बाद वो नेशनल इनकम इसमें निकल जाएगा। तो इनकम के क्या क्या तरीके हैं, तो सैलरी से इनकम हो सकती है, रेंट से इनकम हो सकता है, आपने कहीं लोन में दिया हुआ है पैसा, बैंक में रखा हुआ है पैसा, तो उससे इंटरेस्ट आ सकता है, उससे आपका इनकम हो सकता है। और आपने कोई बिजनेस वगैरह आपने रन किया हुआ है साइड से, तो या फिर कोई फुल फ्लेज बिजनेसमैन है, तो प्रॉफिट से आपका इनकम, उसका इनकम आ सकता है। तो अगर इन सारे इनकम को इकोनॉमी में, यानी कि जितना पैसा सैलरी से आ रहा है लोगों का, जितना पैसा रेंट से आ रहा है, जितना पैसा इंटरेस्ट से आ रहा है, जितना पैसा प्रॉफिट से आ रहा है, अगर हम सबको जोड़ दें तो निकल जाएगा आपका नेशनल इनकम। किस मेथड से, इनकम मेथड से। कैलकुलेशन देख लो, देखो मान लो कि कोई इकोनॉमी है जहां पे टोटल जो सैलरी मिल रही है लोगों को, सैलरी से जो इनकम है वो $50 बिलियन है, जो रेंट से टोटल इनकम है वो $10 बिलियन है, जो इंटरेस्ट जो है लोगों को, या फिर इंटरेस्ट से जो इनकम आ रही है वो $20 बिलियन है, और जो प्रॉफिट से इनकम आ रही है वो $30 बिलियन है। अब इसमें जीवीए मेथड काम नहीं करेगा, वो उसी के लिए था। तो इन सबको बस जोड़ दो, सिंपल 50 + 10 + 20 + 30, $110 बिलियन। ये टोटल हो गया नेशनल इनकम। किस मेथड से, इनकम मेथड। क्लियर। तो ये आपका इनकम मेथड हो गया। अब समझते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब क्या है, देखो कि सिंपल समझो, जीडीपी में अपने आपको क्या बताया कि, या फिर आपका नेशनल इनकम में भी उसका डेफिनेशन या फिर मीनिंग में क्या बताया कि किसी भी इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, उन सब के मॉनेटरी वैल्यू को जोड़ने पे जीडीपी आता है। तो एक तरीका ये भी तो है कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई होगी, इसको किसी ने किसी खरीदा होगा। ये जो गुड्स कंपनियों ने प्रोड्यूस किया, किसी ने किसी को बेचा होगा। सर्विसेज जो है किसी ने किसी को बेची गई होगी। तो जब लोगों ने गुड्स खरीदा होगा, सर्विसेज खरीदी होगी, तो सामने एक्सपेंडिचर किया होगा इकोनॉमी में,
तो अगर हम सारे एक्सपेंडिचर जो इकोनॉमी में हुए सबको ऐड कर दें जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे की गई है, तो भी आपका नेशनल इनकम निकल सकता है। तो ये तरीका है एक्सपेंडिचर मेथड का, यही मतलब है। यानी कि जितनी भी एक्सपेंडिचर है सबको ऐड करो। तो एक्सपेंडिचर कैसे कैसे हो सकता है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे, मतलब किस किस तरीके से हो सकता है। तो पहला तरीका है कंजप्शन, यानी कि आप कंजप्शन के लिए कोई भी चीज़ें लोग जो इकोनॉमी में खरीदेंगे, हाउस होल्ड के द्वारा जो खरीदा जाएगा, हाउस होल्ड का मतलब पीपल, जो लोग खरीदेंगे, चाहे वो गुड्स खरीदें चाहे वो सर्विसेज खरीदें। जैसे आप ब्रेड खरीदते हो, कपड़ा खरीदते हो, आप टूथपेस्ट खरीदते हो, बिस्किट खरीदते हो, ये सारी चीज़ें खरीदते हो कंजप्शन के लिए, ठीक है। वही कंजप्शन के लिए खरीदोगे आप, तब कंजप्शन में आएगा। अगर आपने उस पैसे को वो कोई मशीन खरीद ली जिससे फर्दर प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट पे आ जाएगा। तो एक तो खर्चा कहाँ पे लोगों ने किया, कंजप्शन के लिए किया। फिर दूसरा खर्चा क्या है कि बिजनेसेस के द्वारा या लोगों के द्वारा कैपिटल गुड्स खरीदे गए, जैसे मशीनरी खरीदी गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया जिससे उसको और इनकम आ सके, तो उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट में रखेंगे। यानी इन्वेस्टमेंट में मतलब मशीनें खरीदने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए खर्चा हुआ, इन्वेस्टमेंट किया बेसिकली, वो भी एक खर्चा है, इतना ध्यान रख। फिर गवर्नमेंट कुछ खर्च कर रही होगी, सरकार भी तो खर्च कर रही होगी इकोनॉमी में, लोग तो कर ही रहे होंगे, बिजनेसेस भी कर रही होगी, सरकार भी कर रही होगी। तो सरकार कैसे कैसे करती है, या तो जो उसके अंडर लोग काम कर रहे हैं उसको सैलरी देती है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, या फिर रोड्स बनाती है, बिल्डिंग्स बनाती है, पुल्स मतलब ब्रिज बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू वो पैसा जो है इकोनॉमी में डालती है, या किसी स्कीम के थ्रू डालती है, सब्सिडी के थ्रू डालती है। जैसे आप सिलेंडर खरीदते हो, आपको 1100 में लेते हो, 400-500 रुपये वापस मिल जाते हैं, तो गवर्नमेंट भी खर्च करती है। तो गवर्नमेंट के जितने खर्च होंगे उसको जोड़ लेंगे। फिर नेट एक्सपोर्ट को जोड़ेंगे, यानी कि क्या है कि नेट एक्सपोर्ट का मतलब है कि जितना हमने एक्सपोर्ट किया उसमें माइनस कर देंगे इंपोर्ट को, जितना हमने इंपोर्ट किया होगा। देखो क्या है ना कि इंपोर्ट जब हम कर रहे हैं तो पैसा दूसरे को दे रहे हैं। जैसे पेट्रोल इंपोर्ट करता है इंडिया, तो पैसा आप सऊदी अरबिया को देते हो, इराक को देते हो। लेकिन जब आप कपड़ा एक्सपोर्ट करते हो इंडिया से, तो पैसा आपके पास आता है। तो जितना पैसा आया और जितना पैसा आपने दिया, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, उसको फिर नेट एक्सपोर्ट कहेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको जोड़ देना है। यानी कि आपने सी जोड़ा, CIG और X माइनस M। सी का मतलब कंजप्शन, इस पे एक्सपेंडिचर जितना हुआ, फिर इन्वेस्टमेंट पे जितना एक्सपेंडिचर हुआ, फिर गवर्नमेंट ने जितना खर्चा किया, एक्सपेंडिचर किया, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये चारों फिगर को आप जोड़ दो तो आपका एक्सपेंडिचर मेथड से जो है वो निकल आएगा किसकी वैल्यू, नेशनल इनकम की जो है वो वैल्यू निकल आएगी। अब फिर देख लो इस पे कैलकुलेशन पे। सपोज करो कोई इकोनॉमी है, उसमें क्या है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग पे खर्च किया गया $500 बिलियन, बिजनेस इन्वेस्टमेंट पे खर्च किया गया $200 बिलियन, गवर्नमेंट ने खर्च किया $300 बिलियन, एक्सपोर्ट हुआ टोटल $100 बिलियन का, इंपोर्ट हुआ टोटल $80 बिलियन का। दोनों को माइनस करो, 100 माइनस 80 कितना बचा, 20। तो ये 500, 200, 300 और 20 कितना हो गया टोटल, देखो इसको जोड़ेंगे, 500, 200 बिलियन, 300 बिलियन और 20 बिलियन। इसका माइनस करोगे 20 आएगा, यानी कि 1220 जो है वो बिलियन यहाँ पे आएगा। तो ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू जो है वो नेशनल इनकम निकल गया। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली, उसका इंपॉर्टेंस, उसका कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। और बाकी तीनों मेथड हमने देख ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।